हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं करेक्ट यूज ऑफ टेंस। कई बार क्या होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ रहता है वो ऐसा दिखता है कि वह करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन जब हम उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह रही है या कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती है। तो समझते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो दिखते आपको करेक्ट हैं लेकिन एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके करेक्ट यूज भी हमने आपके सामने दिए हैं ताकि यह इमेज जो है आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से सीधे यह का यह क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहला क्वेश्चन, द अर्थ मूव राउंड द सन। ठीक है, अब यह जो है ये प्रेजेंट सिंपल से लिया गया एक सामान्य सा उदाहरण है जिसमें कहा गया है कि भाई द अर्थ है, धरती है। अब धरती सिंगुलर है तो मूव आएगा, तो मूव नहीं आएगा। यहां पर करेक्ट यूज क्या होगा? मूव्स। तो क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य की बात की जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। यहां पर हमारा अर्थ सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस और एस लगाया। नेक्स्ट समझते हैं कि आई एम लर्निंग फ्रेंच फॉर मेनी डेज। अब देखिए ये फॉर के साथ जब भी टाइम दिया हुआ रहे, फॉर या सिंस के साथ जब भी टाइम दिया हुआ हो तो उसका एक ही सेंटेंस बन सकता है, वह है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट में दो स्थिति बन सकती है, या तो सिंपल परफेक्ट हो सकता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। या तो परफेक्ट टेंस हो सकता है सामान्यतः, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। तो क्या होगा? आई हैव बीन लर्निंग। ठीक है, यहाँ आई एम लर्निंग यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद फोर के साथ टाइम दे दिया, और जब फोर के साथ या सिंस के साथ टाइम दिया हुआ रहता है तो उस सेंटेंस को हम परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर मेनी डेज। तो यहाँ पर हैव बीन का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, मिस्टर गुप्ता हैज सीन यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब ये एक हिंट और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये लास्ट नाइट वाला, ये लास्ट से जुड़ा हुआ कोई वर्ड मेनली आता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब सिंपल लास्ट नाइट वाली बात हो। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता सा, ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट। क्यों यूज किया गया? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट नाइट का यूज नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट नाइट का यूज नहीं किया जाता। करेक्ट क्या होगा? मिस्टर गुप्ता सॉ यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। दैट विल बी करेक्ट सेंटेंसेस। इधर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, और उन सेंटेंसेस का करेक्ट फॉर्म क्या हो सकता है वह सामने दिया हुआ है। जैसे सीता हैज बीन अबोलिश्ड इन 1823 29। ध्यान रखेंगे, जब इनके साथ कोई ईयर दिया हुआ हो, इनके साथ कोई ईयर दिया हुआ हो, तब भी ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस जो रहेगा वह पास्ट इंडेफिनेट में रहेगा। इनके साथ अगर ईयर दिया हुआ हो तब भी हम मेनली जो है वो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में रखते हैं, और यहाँ पर हैज बीन के साथ वर्ब का ये थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट का यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ अगर ईयर दिया हुआ है तो हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है, और पास्ट सिंपल का अर्थ होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो करेक्ट यूज क्या होगा? सती वाज अबोलिश्ड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द शिप। हाँ, द शिप हैज बीन रेग्ड यस्टरडे। द शिप हैज बीन रेग्ड यस्टरडे। ये सिंपल यस्टरडे अगर आता है, सिंपल यस्टरडे अगर यूज किया जा रहा है मतलब कल की बात हो रही है, और कल की बात जब हम बताते हैं तो उसको भी मेनली पास्ट इंडेफिनेट में ही बताते हैं, उसको भी मेनली पास्ट इंडेफिनेट में ही बताते हैं। तो द शिप वाज रेग्ड। सर आपने हमें कहा है कि जब पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है
तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, तो क्या यह भी पास्ट इंडेफिनेट के अंतर्गत ही आता है? हाँ फ्रेंड्स, यह उसका पेसिव वॉइस है। और जब पास्ट इंडेफिनेट का पेसिव बनाया जाता है तो पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट कुछ इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब इसका पेसिव बनाया जाता है तो कुछ इस तरीके से बनता है कि ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव जो बनता है वह इस तरीके से बनता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि ये वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है तो यह भी पास्ट इंडेफिनेट ही होता है, लेकिन यह पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव होता है। यह भी पास्ट इंडेफिनेट ही होता है, लेकिन यह पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव होता है और इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यस्टरडे के साथ हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, चाहे वह एक्टिव हो या फिर पैसिव भी हो सकता है। तो द शिप हैज़ बीन रेक्ड, यह भी पैसिव है, लेकिन एक्चुअली यह परफेक्ट में दिया हुआ है। और हमने यह पढ़ा है क्या कि जब यस्टरडे लिखा हुआ रहे तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं या फिर हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। तो जो करेक्ट यूज होगा वह क्या होगा? द शिप वॉज रेक्ड यस्टरडे, ठीक है, यह उसका पैसिव है। नेक्स्ट है आई हैव अराइव्ड अ क्वार्टर एन आवर अगो। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ जो हिंट देते हुए जा रहा हूँ इसको समझते हुए चलेंगे। ये ए जी ओ एगो जब भी आता है तब भी हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में लेकर लिखते हैं, और ये हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आता है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? यह परफेक्ट को यूज़ करता है, ठीक है। हमने क्या कहा है कि अगो के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाना चाहिए वो यूज़ किया जाना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो क्या होगा? आई हैव अराइव्ड की जगह पर करेक्ट यूज़ क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि आई अराइव्ड अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक काम जरूर कर लीजिएगा आप, हमारा एक ऐप है मास स्टडी, जो कि आपको प्ले स्टोर्स पर आप जिसे प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जब भी आप मास स्टडी सर्च करेंगे तो हमारा एक ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो आपके लिए हमने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर किया गया है, ठीक है। एक कंप्लीट ग्रामर कोर्स आपके लिए लेकर के आए। सर ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा? भैया ये कोर्स आपको मास स्टडी ऐप पर मिलेगा। सर इसका कितना चार्जेस रहेगा? इसका चार्जेस मिनिमम रहेगा, और अभी तो कुछ ऑफर चल रहा है तो आपको एकदम मिनिमम में मिल सकता है, ठीक है। तो मास स्टडी से आप हमारा वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर और वहाँ से कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द शीप हैज देयर हैज़ बीन अ फेमिनाइन उड़ीसा लास्ट ईयर। वही बात आई लास्ट ईयर जब सामान्यतः यूज़ किया जाता है तब भी हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। और ये हैज़ मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट की बात हो रही तो सिंपल क्या होगा? वाज के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो क्या होगा? देयर वाज अ फेमिनाइन इन उड़ीसा लास्ट ईयर। नेक्स्ट है द शिप हैज़ फॉर्मरली ट्रेडेड बिटवीन मुंबई एंड कोलंबो। द शिप फॉर्मरली ट्रेडेड, ठीक है। ये जो फॉर्मरली है ये भी कहीं ना कहीं उसी को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट इंडेफिनेट को। द शिप फॉर्मरली ट्रेडेड, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा बिटवीन किसके बीच में? मुंबई और कोलंबो को के बीच में। नेक्स्ट समझते हैं आई एम टेकिंग एक्सरसाइज डेली। जब रोज की बात आएगी ना भैया, रोज की बात जब भी हो तब हम कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते। रोज की बात जब भी होगी तब हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। जब बात रोज की होती है तब हम प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज करते हैं। तो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज डेली करेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? आई टेक एक्सरसाइज डेली, यह करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है।
नेक्स्ट समझते हैं, आई हैव रीड दिस न्यूज़ यस्टरडे। अभी हमने थोड़े देर पहले बात कही थी, क्या कहा था कि भैया अगर यस्टरडे आए तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाला। ठीक है सर, ये रीड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अरे नहीं फ्रेंड्स, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग्स वही होती है। ठीक है, तो यह रीड नहीं है, यह रेड है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, आई रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे, मैंने यह न्यूज़ कल पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि वी शैल नॉट गो आउट इफ इट विल रेन। देखिए ये एक क्लॉज वाला है, और क्लॉज में हमने एक बात आपको कही थी, अगर आपको शायद से याद हो तो, कि अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है और अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, तो दूसरा फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, या फिर यू इफ के साथ अगर कोई सेंटेंस है और नेक्स्ट अगर फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर शैल मतलब ये भी फ्यूचर की बात हो गई, विल मतलब यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हुई है। तो हमने क्या कहा है कि इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो इफ इट विल रेन गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या होना चाहिए, इफ इट रेन्स। इफ इट रेन्स ये है प्रेजेंट में एस या ई एस। ठीक है, प्रेजेंट में एस या ई एस मतलब ये करेक्ट सेंटेंस होगा कि इफ के साथ पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए और फिर दूसरा किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट समझते हैं, आई थॉट ही लव्स मी। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है कि थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट। थिंक का सेकेंड फॉर्म क्या है, थॉट। तो बताइए कि अगर स्टेटमेंट एक दिया है, एक सेकेंड फॉर्म में है, तो दूसरा प्रेजेंट में कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा कि अगर यह सेकेंड में दिया हुआ तो यह भी किस में आना चाहिए, सेकेंड में आना चाहिए, इसलिए यह करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट क्या होगा, आई थॉट ही लव्ड मी, यह सही है। क्यों, क्योंकि लव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लव्ड होगा। तो ही आई थॉट ही लव्ड मी, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, ही डिसाइडेड, उसने सोचा, दैट ही इज नॉट टू ब्लेम। ठीक है, ही डिसाइडेड दैट ही इज नॉट, वही बात हो रही है क्या, यहाँ पर अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और मुझे बताइए कि अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो पहला प्रेजेंट में आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज नॉट, यह भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब यह भी क्या है, पास्ट में है, तो दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट प्रेजेंट में है, ठीक है, तो दूसरा फ्यूचर में आएगा। अगर एक स्टेटमेंट पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, माय फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा। भैया ये सेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है। दैट ही विल कम, अरे भैया पास्ट में विल थोड़ी आएगा, पास्ट में विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। पास्ट विल का पास्ट क्या होता है, वुड। भाई से का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सेड होगा। इसी तरीके से विल का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वुड होगा। यह बात हम सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, विल का पास्ट फॉर्म होगा वुड, से का पास्ट फॉर्म होगा सेड। ठीक है, तो अगर हम एक तरफ सेड यूज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वुड का यूज करेंगे, एक तरफ विल का यूज कर रहे हैं तो एक तरफ से का यूज करेंगे। ठीक है, माय फ्रेंड सेड ये सेकेंड फॉर्म हो गया, तो यहां पर भी विल का सेकेंड फॉर्म मतलब विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड होगा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, वुड वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया क्या, टू एक्यूज्ड मी। ठीक है, तो आप ध्यान एक वो बात और रखेंगे क्या, कि जब टू अगर आ जाए और टू के साथ अगर हमें कोई वर्ब जोड़ना पड़े, टू के साथ अगर हमें कोई वर्ब जोड़ना पड़े तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि टू के साथ इन्फिनिटिव, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। टू के साथ जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। केवल अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, हैबिचुअल टू और कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन टू के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म रेयर केसेस में यूज होता है और नहीं होता है, हम यह कह सकते हैं। ठीक है, तो टू के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही बिगेन टू एक्यूज में आएगा, नहीं तो आपने सोचना कि सर यहां पर बिगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहां पर भी हम इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म करेंगे, नहीं कर सकते। कब कर सकते थे, एंड अगर यहां पर लगा हुआ होता, बट लगा हुआ होता तो आप यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर सकते थे, लेकिन हमारे पास प्रीपोजिशन लगी है और प्रीपोजिशन के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है, और टू के साथ मोस्टली केसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। टू के साथ मोस्टली केसेस में वर्ब
का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ही बिगेन टू एक्यूज मी, एक्यूज होगा, एक्यूज्ड मी नहीं होगा, तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट समझते हैं, आई एम नोइंग हिम। देखिए ये दिखने में बहुत ही प्यारा सुंदर सा लग रहा है कि भैया ये सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम जानने की बात करते हैं तो वर्ब हमारी नो होती है, और नो के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, और नो के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। इट मीन्स नो वाले सेंटेंस में को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते, नो वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते, इसलिए यह क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आई एम के साथ आई एम नहीं यूज़ किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस में यूज़ ही नहीं करते, हम इसको प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होगा हमारे पास कि आई नो हिम, क्या होगा, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, आई एम नोइंग हिम नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई नो हिम होगा। नेक्स्ट है, द प्यून रेंज द बेल, द प्यून रेंग द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। देखिए ये बिफोर वाला जो स्टेटमेंट आता है इसमें दो स्थितियां बनती है। बिफोर वाला जो स्टेटमेंट आता है इसमें दो स्थितियां बनती है। अगर किसी सेंटेंस में बीच में बिफोर दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे और बिफोर के पहले हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब पास्ट परफेक्ट आएगा, बिफोर आएगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। अब मुझे बताइए कि पियून रेंग, यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसने यहाँ पर भी लगा दिया, बिफोर के बाद यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। क्या समझना है, बिफोर के बाद वाला जो आएगा वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, और बिफोर के पहले वाला आ जाएगा वहाँ का होगा हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। तो यह करेक्ट सेंटेंस होगा, यह करेक्ट यूज होगा। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो द करेक्ट यूज क्या होना चाहिए, द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी स्टेटमेंट में बिफोर दिया हुआ है और वहां पर कहीं ना कहीं पास्ट से संबंधित बात हो रही है तो ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, फिर बिफोर आएगा और फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। यही बात अगर यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ रहता है, यही अगर यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद वाला जो स्टेटमेंट रहेगा वो हेड प्लस V3 का रहेगा और पहला वाला स्टेटमेंट जो रहेगा वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। इस बात को तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, तो वी आर हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years। वही बात आ गई जो हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, क्या कि अगर फॉर या फिर सिंस के बाद, फॉर या सिंस के बाद अगर कहीं पर भी टाइम दिख जाए, फॉर या सिंस के बाद अगर आपको कहीं पर भी टाइम दिख जाए तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है या इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा परफेक्ट में जाता है। परफेक्ट में किस आधार पर जाएगा, यहाँ पर अगर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ, यहाँ पर अगर सिंपल कंटिन्यूअस दिया है तो इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और यहाँ पर अगर सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो केवल परफेक्ट में जाएगा। यहाँ कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब यहाँ पर पहले से क्या दिया है, एम इज आर के साथ ING फॉर्म, मतलब कंटिन्यूअस में दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा किस में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो क्या होगा, वी हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्या होता है परफेक्ट का स्ट्रक्चर, तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर एक तो सिंपल परफेक्ट आता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सिंपल है। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस है परफेक्ट में तो फिर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट रहता है। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस में दिया हुआ था और इस स्थिति में इसको भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो हैव बीन के साथ वर्ब का ING फॉर्म। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर के साथ दिया हुआ था समय, फॉर और सिंस के साथ जब कभी भी समय दिया हुआ रहता है तो ऐसी स्थिति में हमें परफेक्ट की बात करनी होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करनी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है कविता हैजंट रिटर्न, कविता ने नहीं लिखा है टू अस सिंस सी लेफ्ट द दिल्ली। देखिए सिंस वाला वही मैटर है, सिंस के बाद टाइम दिया हुआ है या फिर कभी कभी सिंस के साथ कंडीशन दी हुई रहती है, सिंस के साथ कभी कभी टाइम दिया हुआ रहता है या फिर सिंस के साथ कभी कभी कंडीशन दी रही होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या समझना है कि कविता हैजंट रिटर्न टू अस सिंस सी हैज़ लेफ्ट दिल्ली। तो कविता हैजंट रिटर्न टू अस सिंस सी लेफ्ट दिल्ली। ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि भैया हम सिंस के साथ ये स्थिति को भी समझेंगे, सिंस के साथ मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पास्ट का। ठीक है, तो सिंस सी लेफ्ट दिल्ली का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है सीमा हैज़ लूज ऑल सी हैड, सीमा के पास जो कुछ भी था उसने खो दिया है, तो सीमा हैज़। अब ध्यान रखेंगे क्या, यह जो LOOSE लूज होता है, हम कल कन्फ्यूजिंग पेयर, इसके प्रीवियस लेक्चर में कन्फ्यूजिंग पेयर पढ़ रहे थे, कन्फ्यूज़ करने वाली वर्ब्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि ये जो लूज जो है इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है ढीला। ठीक है, यह वर्ब नहीं है। और हमने अभी तक यह पढ़ा है कि हैव हैज़ के साथ, हैव हैज़ के साथ अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर खोने की बात हो रही है, तो खोने के लिए जो हमारे पास वर्ब होती है वो लॉज होती है, और उस लॉज का जो थर्ड फॉर्म होता है वो यूज़ होता है क्या? वो है लॉस्ट। तो हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो सीमा हैज़ लॉस्ट ऑल शी हैड, जो कुछ भी उसके पास था उसने खो दिया। नेक्स्ट है दे बिलीव्स इन ऑनेस्टी। अरे भैया मेरे को ये बताओ कि दे क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहता है तो हम वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अगर वर्ब सिंगुलर रहती है तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। यह नियम सामान्य नियम है और शाश्वत नियम है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दे प्लूरल है इसलिए वर्ब के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। यह बात हमें ध्यान रखनी है, यह बात हमें समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं इफ माई बॉस वुड हैव हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन सेव्ड। इफ माई बॉस वुड हैव, देखिए ये अभी एक और स्ट्रक्चर हमने समझा है क्या? यह एक तरीके के कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है समझते हैं। इफ के साथ अगर कोई स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, इफ के साथ जनरली दो स्टेटमेंट आएंगे। क्यों दो स्टेटमेंट आएंगे? क्योंकि इफ का अर्थ होता है यदि। इफ का अर्थ क्या होता है? यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो स्टेटमेंट आने चाहिए। वो दो स्टेटमेंट कौन से हो सकते हैं? तो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि इफ के साथ अगर एक स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट आएंगे तो क्या है ध्यान रखना है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट की मैं अलग अलग बात कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, कि जो तीन कंडीशंस बनेगी वो कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है, ध्यान रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजी हो सकते हैं, आपके लिए आसान हो सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? हमको यह ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस यूज किया जा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, विल शल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा। दूसरे तरीके से आपकी भाषा में इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो यह कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो यहाँ पर स्टेटमेंट किस में होगा? फ्यूचर में होगा। एक तो शर्त यह हो गई। दूसरी शर्त यह हो गई कि अगर यहाँ पर स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनेट में है, किसमें? पास्ट इंडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में अगर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो फिर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो मोडाल यूज़ किया जाएगा वह पास्ट का यूज़ किया जाएगा। मतलब विल की जगह यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? वुड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर कुड का यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर माइट का यूज़ किया जा सकता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है अगर यहाँ पर परफेक्ट वाला सेंस है, मीन्स अगर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है या फिर मोडाल्स के साथ, अगर मोडाल के साथ अगर यहाँ पर परफेक्ट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा, पहले आएगा मोडाल, फिर आएगा हैव,
फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब मुझे यह बताइए कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो कौन सी बन रही, देखते हैं। इफ के साथ वुड है, अरे भैया इफ के साथ मोडाल, और मोडाल तो आया था ही नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इफ के साथ कभी भी, इफ वाले स्टेटमेंट में इफ के साथ कभी भी हम मोडाल का यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भैया मोडाल है, मोडाल के साथ हेव है, और हेव के साथ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट है। तो बाद वाला स्टेटमेंट मोडाल है, उस साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो पहला क्या आना चाहिए, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, इफ माई बॉस हेड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। देखिए क्या इधर ही वही स्थिति बन रही है। हाँ, इफ माई बॉस हेड हेल्प्ड, तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि भैया एक स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने क्या कहा, इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है, इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, पहली स्थिति क्या हो सकती है कि भैया आपके सामने एक स्ट्रक्चर यह हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्थिति अगर होती है तो फिर दूसरे स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। क्या, इफ के साथ अगर पहला स्टेटमेंट इस तरीके का दिया हुआ तो दूसरा ये लिखना है, इफ के साथ अगर दूसरा यह दिया हुआ है तो पहला ये लिखना है। यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म दे दिया हो तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, लिखना है पहला सब्जेक्ट फिर मोडाल। अब मोडाल क्या होता है, अरे भैया विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। ठीक है, शुड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अरे भैया यह फर्स्ट फॉर्म तो यह फर्स्ट फॉर्म, यह सेकेंड फॉर्म तो इसका यह सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट वाली बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्या स्थिति बन सकती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यह परफेक्ट वाली स्थिति है। अगर पहला स्टेटमेंट इस तरीके का है तो दूसरे में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स। अब मोडाल में कौन आ सकता है, मोडाल में पास्ट वाले, मोडाल प्रेजेंट वाले को मोस्टली हम पास्ट वाले का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हेव प्लस V3। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यह स्टेटमेंट हमको ध्यान रखना है। ये तीन स्थितियां जहां पर भी बनेगी, यह तीन स्थितियां बन सकती है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, इसको समझ के रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह तीन स्थितियां बनती है, आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके जो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस हैं काफ़ी हद तक सही होंगे और आई होप कि भाई कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द सन हैज़ रोज, द सन हैज़ रोज। अब ध्यान रखेंगे, शुरू से मैं वो एक स्टेटमेंट आपको देते हुए आ रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ क्या कि हैव हैज़ के साथ वो भी कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करते, सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करते। हैव हैज़ हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। हैव हैज़ हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो द सन हैज़ रोज की जगह करेक्ट यूज क्या होगा, राइजन होगा। क्या होगा, राइजन। तो द सन हैज़ रोज गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट राइजन दिया हुआ है, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है माई टीचर आस्क्ड मी। अब देखिए ये आस्क्ड है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है और मैं पढ़ रहा हूँ एम प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पास्ट की बात होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट अगर पास्ट में तो दूसरा भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि व्हाट शी हैज़ डन। अरे कर लिया है, प्रेजेंट की बात हो गई, प्रेजेंट की बात नहीं करना है। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो हैज़ का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। तो क्या होगा, आई आस्क्ड हर, मैंने उसे पूछा कि व्हाट शी हैड डन, कि उसने क्या किया था, किया है नहीं। नेक्स्ट है ही सेड दैट, उसने कहा दैट कि
द सन रोज इन द ईस्ट, उसने कहा कि द सन रोज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सर यहाँ पर तो हमें कोई गलती नहीं दिख रही है, यह है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और यह भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो मुझे ये बताइए कि यह तो बिल्कुल सही दिख रहा है, फिर इसमें इनकरेक्टनेस क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, जब हम शाश्वत सत्य की बात करते हैं कि भैया ऐसा होता ही है, जब ऐसा होता ही है तो वह प्रेजेंट में क्या, पास्ट में क्या और फ्यूचर में क्या? भाई सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही कहा जाता है। भैया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यह एक क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी जगह वही होगा, सभी जगह अप्लाई होगा, तो यहाँ पर कोई पास्ट फ्यूचर नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, यह एक एक्सेप्शन है, यह एक अपवाद है। तो क्या होगा, ही सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट नहीं होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा, क्योंकि सन सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा। नेक्स्ट है ही स्पीक, ही स्पीक, ये पहले गलती तो यहाँ पर हो गई, ही स्पीक की जगह क्या होना चाहिए, ही स्पीक्स, ठीक है, एज इफ, मानो कि ही नोज, वह जानता हो, द सब्जेक्ट वेल, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्थिति बन सकती है, या तो इसमें स्पोक का यूज किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ही स्पीक्स एज इफ ही नो की जगह हो जाना चाहिए क्या, एक तो नोज हो सकता है, और अगर हम यहाँ पर न्यू का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीक की जगह यूज करेंगे स्पोक, ठीक है, दो स्थिति बन सकती है। इफ़ यू विल मीट हिम, यही वही बात हो गई, हमने क्या कहा है कि इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट आएगा वो कहाँ में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, तो इफ़ यू मीट हिम नाउ, इफ़ यू मीट हिम नाउ ही मे एडवाइस यू, दैट विल बी द करेक्ट। वी आर सीइंग विथ आवर आइज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, क्या कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, सर परसेप्शन वर्ब कौन सी होती है, परसीव करने वाले वर्ब या परसीव करने, तो ऐसी वर्ब जिनसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, चखना, ठीक है, तो इस तरीके के शब्द हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही कहे जाते हैं। इनके लिए हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नहीं करते, इनके लिए कभी भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नहीं करते। सी कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, ये सिंपल होगा, वी सी, वी आर सीइंग गलत हो जाएगा, तो करेक्ट क्या होगा, वी सी विथ और आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसी प्रकार सुनना, आईएनजी नहीं लगाएंगे, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, सुनना, देखना, इनके लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। वी आर स्मेलिंग, सूंघना, यह भी हमारे परसेप्शन की बात हो रही है, इसलिए भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, करेक्ट यूज होगा वी स्मेल विथ और नोज। फीलिंग, महसूस करना, यह भी हमारे परसेप्शन की बात हो रही है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, आई फील यू आर रॉन्ग, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है। इन द सेम वे द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, यह भी गलत हो जाएगा, क्या होगा, द वाटर फील्स कोल्ड, यह भी फील, महसूस करने वाली बात हुई। द कॉफी इज टेस्टिंग, टेस्ट में स्वाद होना, तो स्वाद होने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, तो द कॉफी टेस्ट एज स्मेल बिटर। नेक्स्ट है हाउ मच आई एम ओनिंग यू, जब हमें किसी चीज पर अधिकार बताना हो। भैया ये वर्ब जो हम लिख रहे हैं, जिनको हम सर्कल कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कौन सी वर्ब, देखिए ध्यान रखेंगे, स्मेल करना, फील करना, ठीक है, फील करना, टेस्ट करना, ठीक है, ऑन, ऑन मतलब अधिकार बताने वाली जो वर्ब होती है उनका भी हम आईएनजी यूज़ नहीं करते। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग कार, और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम हैविंग कार तो इट मीन्स दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट वुड बी आई हैव अ कार, ठीक है। तो हाउ मच आई एम ओइंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, हाउ मच डू आई ओ यू, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आई एम हेटिंग इट, ये गलत होता है, ठीक है, सिंपल क्या होगा, आई हेट इट। ये जो वर्ब है ना, इनको हम आईएनजी में कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो आई एम हेटिंग गलत हो जाएगा, आई हेट इट करेक्ट होगा। आई एम हैविंग अ कार स्टेटमेंट गलत होगा, आई हैव अ कार स्टेटमेंट सही होगा, जो हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग, सोचने के लिए भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, करेक्ट क्या होगा, आई थिंक होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग, यह भी स्टेटमेंट गलत होगा, करेक्ट क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। ये जो स्टेटमेंट है इनको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, इनका यूज केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है मोस्टली, ठीक है। द बुक बिलोंगिंग टू मी, द बुक बिलोंगिंग, बिलोंग के साथ भी हम आईएनजी का यूज नहीं करते, द बुक बिलोंग्स टू
मी, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ही इज रिजेंबलिंग हिज ब्रदर, यहाँ रिजेंबल के साथ भी आईएनजी नहीं लगाते, करेक्ट क्या होगा, ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर। आई एम बिलीविंग, विश्वास करना में आईएनजी नहीं होता है, इसमें भी सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। आई एम लविंग हर, लव करने के लिए भी आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता है, ये सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम रिमेंबरिंग हिम, याद करने के लिए भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किया जाएगा, करेक्ट क्या होगा, आई रिमेंबर हिम, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू स्मेलिंग, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, स्मेलिंग के साथ आईएनजी नहीं यूज करते, ये भी सिंपल स्टेटमेंट होगा, डू यू स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट है द मिल्क इज टेस्टिंग, यह भी वही पैटर्न में है, ठीक है, टेस्टिंग के साथ आईएनजी नहीं यूज करते, करेक्ट यूज टेस्ट होगा। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस फील्स लाइक सिल्क। आई एम डिफरिंग, डिफर वर्ब के साथ भी हम आईएनजी यूज नहीं करते, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो यह बहुत ही टेंस में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है वहीं से आती है, तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारी चीज़ काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपके लिए एक स्पेशल कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, जो है ग्रामर कोर्स, जिसमें हमने कंप्लीट ऑल इन वन ग्रामर कोर्स इसको नाम दिया है, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश हमने कवर कराने की कोशिश करी है। लगभग सारी एग्जाम्स को हमने कवर कराने की कोशिश उसमें की है। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से जिसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट मिल सकती है, बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर मिल सकती है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट ग्रामर कोर्स रहेगा। आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें कि आप स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए हम एक कोर्स लेकर के आए हैं, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच, ठीक है, जिसमें आपको जीरो से हीरो लेवल अर्थात शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी, ठीक है। ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ सर ये कहाँ मिलेगा, कहाँ से हम इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारा एक ऐप है मास स्टडी, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। एक्सपर्ट एडवांस पेज, आपको लगता है कि नहीं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, हम एक्सपर्ट लेवल पर, तो आपके लिए अलग से एक एक्सपर्ट एडवांस पेज लाए हैं, जिसमें लाइव क्लासेस रहेगी, एडवांस लेवल के कन्वर्सेशन रहेंगे, डिबेट होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए भी हमने एक अलग कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो बच्चों की साइकोलॉजी मानसिकता को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो ये किड्स का स्पोकन बैच है। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि सर हम अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, ठीक है, हम वोकेब वर्ड नहीं याद आ पाते, तो उसके लिए आपके लिए प्राइम वोकेबुलरी बैच हम लेकर के आए हैं, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि सर हम इंग्लिश तो ठीक ठाक है हमारी, हमने कई बार कोचिंग जाने की कोशिश भी करी, अंग्रेजी सीखने की कोशिश भी करी, लेकिन क्या होता है कि हम वहाँ जाते हैं, सब बच्चे बहुत सारे रहते हैं, हंसते हैं, हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हमारा आ पाता। हमको कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी पर्सनली हमको सुने ध्यान से और हमारी गलतियों को हमें बताए, तो आपके लिए ये कोर्स होता है, हो सकता है पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, जहाँ हम आपको एक अलग ट्रेनर प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पर आप रहेंगे और आपके ट्रेनर रहेंगे और आप कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आपके लिए बुक भी डिज़ाइन की गई है स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, मार्केट में आपने बहुत सारी बुक्स देखी होगी, लेकिन ये बुक जो है बहुत ही सोच विचार करके बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट को, एक भी चीज़ छूटी नहीं है, जिसमें लगभग हमने क्या किया है, बेसिक से एडवांस लेवल के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती है, सारी इंक्लूड करने की कोशिश की है। लगभग 5000 वोकेबुलरी वर्ड्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, जिससे थोड़ा सा एक यूनिकनेस भी आ सकता है और सारी चीज़ें, तो वो हमने कवर करने के प्रैक्टिस सेंटेंसेस उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है, आप अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ और बहुत ही प्यारा सब सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, तो आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिल सकती है हमारे इसमें, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वोकेबुलरी के लिए, तो टेस्ट सीरीज़ आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। आप डेली यूज सेंटेंसेस की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है, लगभग 5000 सेंटेंसेस उसमें कवर कराने की कोशिश की हमने, तो बहुत कुछ मिलेगा। सर कहाँ मिलेगा ये सब? आप मास स्टडी ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू।